पॉलिटी। हाँ जी, उसमें टॉपिक है कौन? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, कौन बनेगा राष्ट्रपति, पहला सवाल तो यही है। तो यारा हाथ उठा रहे हो, अभी व्याख्या सुन लो। बिहार झारखंड में नौकरी का उच्चतम एज के साल 35 साल। जिसका एज 35 साल खत्म हो जाएगा, झारखंड बिहार में नौकरी लायक नहीं रहेगा, वो एक ही चीज बन सकता है, वो क्या? राष्ट्रपति। फरियाया, क्योंकि न्यूनतम उम्र क्या है? 35 साल। न्यूनतम कम से कम 35 साल का होना चाहिए। फरियाया, अब बोलो, योग्यता में क्या क्या है? कि भारत का नागरिक हो, पागला ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ मतलब ठेठ में समझना, सरकारी नौकरी ना हो। दिवालिया मतलब हुआ बैंक तैंक से पैसा ले लिया और कह दिया कि तुम जिगर गुर्दा किडनी फेफड़ा जो लेना है ले लो, पैसा नहीं पा रही है। बात फरियाया, तो तुम करप्ट घोषित हो जाओगे, दिवालिया कहलाओगे। तो ध्यान रखना, पगला ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और बिहार झारखंड में नौकरी के लायक भी ना हो। अर्थात न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? फरिया गया, ये योग्यता है। ई फरियाया, तो बदलाव यारा, ई योग्यता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बिना कुछ किए मिल जाएगा कि नहीं? घर में बसिया भात खाक सुतल रहेगा तब वो 35 साल कभी न कभी पूरा देगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ जन्म लिया है तो भारतीय है ही, और पागला जल रही होता नहीं है, और बैंक तैंक पैसा गरीब आदमी को देता नहीं है, तो दिवालिया होने कोई सीने नहीं है। तो बदलाव सब राष्ट्रपति के लायक हो जाएगा कि नहीं? हैं? तो बदलाव इस कंडीशन में कोई भी गर्दा उड़ा चुनाव लड़ेगा, जिसको कोई नहीं जानता है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाए तो बदलाव टीवी स्क्रीन में सबका बायोडाटा देगा कि नहीं? कि फलाना महोदय झारखंड से हैं या बिहार से हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई है। टीवी स्क्रीन में पहली बार अपना फोटो देखेगा तो दिल गार्डन करेगा कि नहीं? हाँ या ना? अब आगे समझना। तो ये इस बात पर डिबेट तो तब भी हो रहा था जब संविधान लिखा जा रहा था, कि इतना आसान योग्यता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो क्या किया जाए कि ज्यादा चुनावी समर से और अनावश्यक बोझ से बचा जाए और राष्ट्र को उस दौर से गुजारा ना जाए। इस पर मंथन होना आरंभ हुआ संविधान सभा में, जहां पर संविधान बनाया जा रहा था। एक वर्ड पॉलिटिम पढ़ोगे कि भारत का संविधान वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। ये लगेगा होगा कुछ, कुछो नहीं है, ठेठ में ब्रिटेन के मॉडल पर। तो ब्रिटेन में बिग बॉस कौन है? राजा रानी। लेकिन वास्तविक पावर किसको है? प्रधानमंत्री को। और वही प्रशासनिक ढांचा भारत में भी है, वही प्रशासनिक ढांचा। चूंकि यहाँ राजतंत्र नहीं है, इसलिए एक नया पद जनरेट किया, वो पद क्या लाया? राष्ट्रपति। अब यहां पर एक बात आई कि जो व्यक्ति, राष्ट्र का पहला व्यक्ति जिसको हम चुनेंगे, अगर जनता चुनेगी, समझना, अगर जनता चुनेगी तो बहुत पावर देना होगा। हाँ या ना? तो बतलाओ, आज नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता ने वोट दिया, 10 लाख की जनता वोट दी, और 10 लाख की जनता वोट दी, वो बन गए भारत के प्रधानमंत्री, और उनके कार्य क्षेत्र के दायरे में संपूर्ण देश है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? चुनी कहाँ की जनता है, लेकिन हुकूमत उस 1.25 करोड़ आबादी के ऊपर कर रहे हैं कि नहीं? 100 लगा के समझ लो। फरियाया, हाँ या ना? लेकिन अब समझना, ये 543 मेंबर को यहाँ आवाम की 125 करोड़ आबादी चुन रही है। कितने मेंबर को? कितने को? और यही 125 करोड़ अगर एक व्यक्ति को चुनेगा तो बदला उसको जबरदस्त अधिकार देना होगा कि नहीं? हाँ या ना? अब अगर उसको अधिकार मिल जाता है तो फिर से समझना, राष्ट्र प्रधानमंत्री को पावर क्या दोगे? सिन समझ में आया? तो उस कंडीशन में बतलाओ, जितना पावर 543 एमपी के पास है, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदलाव इस कंडीशन में सर्वशक्ति संपन्न राष्ट्रपति को बनाना पड़ेगा कि नहीं? और राष्ट्रपति को थोड़ा पावर होगा कि जबरदस्त होगा? हल्का की गर्दा उड़ेगा? तो बदलाव की इस कंडीशन में अगर डायरेक्ट जनता चुनेगी तभी देश का पहला व्यक्ति कहलाएगा, हाँ या ना? और जब वो पहला व्यक्ति कहलाएगा तो मतलब उस कंडीशन में प्रधानमंत्री को पावर नहीं देना होगा, उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं होगा। सीन बड़ा उल्टा भी हो सकता है कि मान लो कि कांग्रेस का आ जाए राष्ट्रपति और बीजेपी की आ जाए हुकूमत, दोनों के लोकसभा में बहुमत आ जाए, किसका? मान लो कि बीजेपी की सत्ता आ गया और राष्ट्रपति चुन लिए गए, कौन? कांग्रेस का। तो मतलब इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के फेरा में रहेगा कि नहीं? प्रशासनिक कार्य में बाधा पैदा होगा कि नहीं? और उससे बड़ी चीज उत्तरदायित्व का निर्धारण हो पाएगा क्या? ये लोग प्रधानमंत्री कह देगा कि चलो हमसे गलती हो गया, मान लिया, तुमको नहीं सूझता था क्या? राष्ट्रपति कहेगा हमरा अकेले नहीं सूझा, माना, तुम लोग तो 543 गो था, सब वैसने था। बात समझ में आई? तो प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्धारण हो, यही कारण था कि माना प्रोसेस ऐसा रखा जाए जिससे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाने का कोई प्रावधान ना हो। क्योंकि सोच लो, एक मुखिया चुनाता है, उसके पास इतना पावर होता है, तो राष्ट्रपति चुन रहा है जो देश का शासनाध्यक्ष है, राष्ट्र का पहला व्यक्ति, आवाम की जनता डायरेक्ट चुनी है, तो पावर बहुत देना होगा। इसलिए पहले ही खारिज कर दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में आवाम की जनता की भागीदारी नहीं होगी। क्यों, काहे, किस लिए, ये बुझाया कि नहीं? अब दूसरा पहलू लो कि अगर वो जनता नहीं चुनेगी तो पहला व्यक्ति कैसे होगा और चुना हुआ व्यक्ति कैसे होगा? मेरी बात समझ में आ रही है कि जनता चुनेगी तो डर है कि पावर देना होगा, डर क्या है, देना ही पड़ेगा, और नहीं चुनती है तो पहला व्यक्ति कैसे? इसके लिए एक शैली डेवलप किया गया, एक प्रोसेस निकाला गया कि जिसको जनता चुनती है अगर वो राष्ट्रपति को चुन दे तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना हुआ माना जाएगा कि नहीं? फिर आया, जिसको कौन चुनी हो, अगर वो लोग मिल के चुन दे किसको, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो जनता के द्वारा चुना हुआ माना जाएगा कि नहीं? ओके हो? अब देखो, जनता तो चुनती मुखिया को भी है, तो यहाँ पर रखा गया कि किस किस को इसमें लिया जाए। तो वो उन लोगों का समूह जो लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे, उन्हीं लोगों के समूह को कहा गया निर्वाचक मंडल। क्या कहलाया? क्या कहलाया? इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, अब एक बार हमारे मुंह से सुन लो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, शांत रहना, के निर्वाचित सदस्य, ये पंच लाइन है, यहीं फंसोगे। निर्वाचित सदस्य मतलब जिसको जनता ने वोट देकर चुना हो। राष्ट्रपति बतलाओ, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं या नहीं? तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत है भाग लेगा क्या? राज्यसभा के 12 मेंबर हैं, वो भाग लेंगे क्या? तो एकदम पंच लाइन देख के टिक लगाना, नहीं तो बहुत बढ़िया भ्रम पैदा हो जाता है। क्योंकि साफ लिखता है लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। सब तो सुनने में करीब करीब एक ही टाइप का लगता है कि नहीं? इसलिए इसमें पंच लाइन क्या देखना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के उम्मीद है कि समझ में आ गया। ये क्या कहलाएगा? निर्वाचक मंडल। क्या कहलाएगा? तो कौन चुनेगा राष्ट्रपति की, बुझा गया। लेकिन राष्ट्रपति की योग्यता पर फिर कांटा फंस गया। 35 साल का हो, से कम उम्र का ना हो, पागला ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो बदलाव यार, हिंदुस्तान में राष्ट्रपति के लिए काबिल उम्मीदवारों की कोई कमी है क्या? है तो गर्दा उड़ा के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा, है तब क्या होगा? अनावश्यक बोझ होगा। इसके लिए ये नियम बनाया गया
कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक होंगे और 50 प्रस्तावक होंगे। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक। हाँ, हो गया। अब देखो, कुल मिलाकर 100 आदमी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बहुत लोग सक्षम है जो 100 आदमी लेके पहुंच जाए निर्वाचन आयोग के पास कि हम राष्ट्रपति चुनाव खड़ा हो रहे हैं। ऐसा तुम नहीं कर सकते। कारण यह है कि ये अनुमोदक और प्रस्तावक वही होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। अब बतलाओ, एमएलए एमपी उतना खोजना करीब करीब नामुमकिन है कि नहीं? तो मतलब ये एक ऐसा सीन हुआ जिस सीन में जो राजनीतिक पार्टी जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहेगी वो इच्छुक उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा अनावश्यक भीड़ हो सकता है क्या? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्ताव। तुम लोग गांव में ड्रामा देखी होगी, नाटक, तो लोग जानता है शांत रहेगा तो नहीं बोलता है कि आज का सभापति ये होगा, मैं इसके नाम का प्रस्ताव रखता हूँ, वो हुआ प्रस्तावक। और पीछे से आके एक बोलेगा कि मैं इसके नाम का समर्थन करता हूँ। अब अनुमोदक प्रस्तावक समझ में आ गया होगा? अब बतलाओ तुमको समझ में आया कि नहीं, कि कान में बताना होगा? अब इसके ऊपर निर्भर है ना। ये अनुमोदक और प्रस्तावक समझ में आ गया? कितने अनुमोदक कितने प्रस्तावक, फाइनल है। अब देखो, कभी बड़ा एग्जाम दोगे तो उसमें ये पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की वर्तमान प्रणाली भारतीय लोकतंत्र के अनुरूप है या नहीं। मेरी बात समझ में आई? कि राष्ट्रपति को चुनने का जो प्रोसेस है, चुनने का जो तरीका है, वो तरीका भारत के संदर्भ में किस हद तक सही है? तो यार पूरे हद तक सही है, क्योंकि हमको एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसको कोई पावर देना नहीं है। अगर चुनाव का वो सामान्य प्रोसेस हम लोग रखते हैं तो तय मानना उस कंडीशन में पूरा राष्ट्र चुनावी समर से गुजरेगा कि नहीं? हाँ या ना? दूसरी परिस्थिति ये पैदा होगी कि विकास का काम अवरुद्ध हो जाएगा, शोरगुल अनावश्यक मचेगा, खर्च बढ़ेगा, और इस प्रोसेस में पता भी नहीं चलता है कि कौन राष्ट्रपति बना और कब बना। कहीं पर किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस, कोई बाधा नहीं है। इसलिए भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति के चुनाव की ये पद्धति एकदम सही है, बिल्कुल कारगर है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात? अच्छा, अब तुम लोग अपनी औकात पे आओ, पूरी ऑब्जेक्टिव आओ। न्यूनतम उम्र के साल, पगला होना चाहिए, दिवालिया होना चाहिए, लाभ के पद पर होना चाहिए। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक बढ़िया से दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि ये सब चीज़ कंसेप्चुअल पार्ट है। इसको अगर लिखोगे तो कम से कम 1.5-2 क्लास बर्बाद होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया। निर्वाचक मंडल वर्ड समझ में आ गया। अब समझना, जो समझाने जा रहे हूँ करोड़ों की चीज़ है। इसमें समानुपातिक और एकल संक्रमण, ये 2 पद्धति का सहारा लेता है। ये समानुपातिक क्या है और एकल संक्रमणीय क्या है? हाँ, एकल संक्रमणीय कल समझाएंगे, कल किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना रे जी। अब समझेगा। समानुपातिक, राष्ट्रपति के चुनाव में समानुपातिक पद्धति का सहारा आखिर लेने की जरूरत पड़ी क्यों और लिया क्यों? अब टोटल को काउंट करो, 600 776 है या नहीं? ये टोटल 776 एमपी हैं, हाँ या ना? अब बतलाओ, बिहार में 243 एमएलए है या नहीं? यूपी में 400 कुछ है या नहीं? फिर ऐसे ही तुम्हारा मध्य प्रदेश में भी 200 है या नहीं? तो हिंदुस्तान के ये 3-4 स्टेट को मिला दो, यूपी को मिला दो, बिहार को मिला दो, एमपी को मिला दो, पश्चिम बंगाल मिला दो। ये अपने आप 4-5 स्टेट जो बड़े बड़े हैं, ये अपने आप 1000-1500 की संख्या को पहुंचा देता है कि नहीं? अब हम बोल रहे हैं कि जो इतने एमपी हैं, लेकिन एमएलए की तादाद तो हजारों में है। अगर ये 4-5 स्टेट का एमएलए ठान ले कि हमको गधे को ही राष्ट्रपति बनाना है, तो जिसको चाहेगा बना देगा कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि एमएलए की तादाद तो 4-5 हज़ार से ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया में एमएलए की तादाद ज़्यादा है और एमपी की तादाद, तो मतलब एमएलए जिस किसी को चाहे उस किसी को
भारत का राष्ट्रपति बना सकता है कि नहीं? हैं? ऐसा कोई ना करे। इसके लिए है समानुपातिक। नहीं बोला हाँ रे, खाली वर्ड बुझा नहीं रहा, अभी भूमिका में चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? अरे कुछ नहीं यार, अगर तुम जो वोट देते हो, समझना सिंपल लैंग्वेज में, जाते हो एक आदमी एक वोट हैं? अगर इस प्रोसेस से अगर तुम चुनो तो एकदम सिंपल सी बात है कि एमपी है 500, टोटल आ गया एमपी 776, लेकिन एमएलए की तादाद तो हजारों में है ना, हैं? तो एमपी लाख नाक रगड़ के मर जाए, किसी को राष्ट्रपति बनाना है, यहाँ तुति तो एमएलए लोगों का बोलेगा। एमएलए जिस किसी को चाहे उस किसी को राष्ट्रपति बना सकता है कि नहीं? हाँ या ना? तब क्या होगा? इस प्रोसेस को फिर कैसे डेवलप किया जाए कि दोनों का पावर बैलेंस हो? क्योंकि समझना, 29 राज्य मिलने से बनता है इंडिया। बनता है या नहीं? भारत राज्यों का समूह है या नहीं? हैं? भारत राज्यों का समूह है। तो 29 राज्य के पूरे की राजधानी है दिल्ली, जहां है संसद। तो जितना पावर दिल्ली में है, उसी पावर को 29 टुकड़ों में बटा हुआ है कि नहीं? क्योंकि दिल्ली जो कानून बनाती है ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है या नहीं? तो बतलाओ, दिल्ली बराबर स्टेट होना चाहिए कि नहीं? 29 राज्य इज इक्वल टू इंडिया, और इंडिया के लिए आ गया तुम्हारा पार्लियामेंट, नहीं बोल रहे हो रे, और राज्यों के लिए आ गया एमएलए। तो दोनों का शक्ति संतुलित होना चाहिए कि नहीं? बोल लो, जो हम बोलना चाह रहे हैं समझ में आया या नहीं आया? बोल लो। हैं? 29 राज्य में जितना पावर है, अकेले पार्लियामेंट में उतना पावर है कि नहीं? ये इतने हम बोल रहे हैं। तो जितने एमएलए हैं, उतना टोटल एमएलए की संख्या इज इक्वल टू एमपी की संख्या का पावर दोनों को बराबर होना चाहिए कि नहीं? संख्या कम हो बेसी हो कोई फर्क, लेकिन पावर दोनों को बराबर होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? मान लो कि हम तुमको दिए 2000 का एक नोट, और तुम हमको दिया 10-10 रुपये के 10 नोट, तो ज़्यादा नोट के दिया? 10-10 वाला जो दिया वो ज़्यादा दिया। अगर संख्या बल पे काउंट करोगे तो 10 नोट दिया और हम एक नोट दिए, लेकिन क्या पावर दोनों का सेम है क्या? 10 बराबर 1 हो रहा है क्या? हाँ या ना? अब समझ में आया? अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति को बैलेंस रखा गया, दैट इज समानुपातिक। ये है समानुपातिक, इसको अब हम तोड़ रहे हैं। यहाँ वोट नहीं होता, ध्यान रखना। अजीबोगरीब बात हम बोलने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 5 उम्मीदवार है तो 5 को वोट दोगे। हाँ, तुम लोगों को लत लगा हुआ है, एमएलए एमपी में गए एक वोट देके चले, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर उम्मीदवारों की तादाद 10 है, 5 है, 7 है, और तुम वोटर हो तो तुम 5 को वोट दे सकते हो। 10 उम्मीदवार है तो 10 को दोगे। उसकी चर्चा कल करेंगे, वो एकल संक्रमणीय कहलाएगा। लेकिन अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो समानुपातिक है। समानुपातिक वर्ड का मतलब हुआ समान अनुपात में। तो किसके किसके बीच समान अनुपात भाई? केंद्र और राज्य। इसका मतलब है कि एमपी और एमएलए के वोट का एक वैल्यू होगा। किसके वोट का? किसके वोट का? तो यहाँ पर फॉर्मूला चलता है कि एक एमएलए जो वोट देगा, एक एमएलए जो वोट देगा, एक चाहे किसी भी स्टेट का हो, एक एमएलए के वोट का फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या। क्या वर्ड बोले? फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, बटे निर्वाचित एमएलए। कौन एमएलए? कौन एमएलए? कौन एमएलए? कौन एमएलए? गुने 1/1000, गुने 1/1000, गुने 1/1000। फॉर्मूला क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या बटे, हाँ, राज्य की
कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित एमएलए। यहाँ सेटर छेड़छाड़ करता है निर्वाचित में। कुल एमएलए लिख देगा, केवल एमएलए लिख देगा, मनोनीत लिख देगा, लेकिन देखना है तुमको कि उसमें वर्ड निर्वाचित है या नहीं। फाइनल है। अब तुम स्पेशली निकाल लो, मान लो बिहार का निकालो, मान रहे हैं हम, है नहीं। एक बिहारी एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होगा? मान लो कि बिहार की आबादी है 5 पर 50, 1 2 3 4 5, मान लिए है नहीं? माने अरे माथा नहीं खाना कोई। हाँ, और मान लो कि यहाँ एमएलए है 10, 10 गुने 1000, ये 1000 तो फिक्स है, नहीं बोला? हाँ रे। अब काट दोगे 4 शून्य कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो एक बिहारी एमएलए के वोट का वैल्यू कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? और बिहार में कुल एमएलए कितने हैं? कितने हैं? तो बिहार का कुल मत मूल्य कितना हो गया? 10 गुने 50 बराबर 500। तो बिहार का कुल मत मूल्य हो गया कितना? मतलब बिहार से जो वोट गया, भले 10 एमएलए वोट दिया, लेकिन वोट का वैल्यू हो गया 500। ये समझ में आ गया? हाँ या ना? अब इसी में आ जाता है एक एक स्टेट का निकलेगा कि नहीं? अरे हर एक स्टेट का निकलेगा कि नहीं? मान लो बिहार का आ गया 500, झारखंड का आ गया 600, ऐसे ही यूपी एमपी सब चलता चला गया, तो 2900 राज्य का निकल जाएगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक पांडिचेरी और दूसरा दिल्ली। इसको संविधान संशोधन करके इसको भी पावर दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखाएगा कि नहीं? राज्यों से। क्या वर्ड होगा? क्या वर्ड होगा? प्राप्त मत मूल्यों का योग। मत मूल्यों का, मत मूल्यों का, मत मूल्यों का योग मतलब जोड़। योग मतलब हिंदुस्तान के जो 31 हैं, 29 केंद्र शासित प्लस 2, 29 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित, अगर मान लो कि जोड़ के आया 4 पर 5 शून्य, इतना वोट आया। ये समझ में आ गया? 4 लाख वोट हुआ किसका? हाँ, हिंदुस्तान के तमाम एमएलए का। हिंदुस्तान के तमाम, हिंदुस्तान के तमाम। ओके हो? अब एमपी का निकालो। एमपी का क्या फॉर्मूला है? एमपी का फॉर्मूला है राज्यों से प्राप्त मत मूल्यों का योग। राज्यों से प्राप्त मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित एमपी। क्या वर्ड बोले? क्या बोले? यहाँ ध्यान किस पर देना है? निर्वाचित पर। फाइनल है? हाँ या ना? अब बतलाओ, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से मत मूल्य कितना आया? 4 लाख। अब ये 4 लाख तुम मान लो लिख दिया। अब मान लो कि एमपी की संख्या है 100, तो बतलाओ 2 शून्य कट गया, तो एक एमपी का वोट का वैल्यू 4000 हुआ या नहीं? अब बतलाओ कि टोटल एमपी का मत मूल्य कितना आ गया? बट एक एमपी का है 4000, टोटल एमपी है कितने? 100। तो कुल मिला के मत मूल्यों का योग इसका भी 4 लाख हुआ कि नहीं? हाँ या ना? अब बतलाओ, सच सच बतलाओ यारा, केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति संतुलित है या नहीं? समान अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच बटा हुआ है या नहीं? दैट इज समानुपाती की वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। अब समझ में आया? यहाँ भले 5000 एमएलए भाग ले चुनाव में, और मान लो कि 500 ही एमपी भाग ले रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 500 इक्वल टू 5000 होगा कि नहीं? ये समानुपातिक है, और इस पद्धति को कहा गया कौन पद्धति? समानुपातिक पद्धति। फिर आया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एक चीज और चलता है, और वो चलता है स्पष्ट बहुमत। कौन बहुमत? कौन बहुमत? कौन बहुमत? ये है ही क्या? तुम लोग नाम सुने हो, क्या नाम इसका? शत्रुघ्न सिन्हा का चुनाव लड़ रहे हैं। मान लो कि पटना साहिब में 10 लाख वोटर हैं, मान लो, और 10 लाख वोटर में से 10 लाख वोटर में से इनको 4 लाख वोट दिया। कितने लाख? अगले पार्टी को मान लो मिला 3 लाख, राजद को मान लो मिल गया 2 लाख, निर्दलीय को मिल गया 1 लाख। जोड़ के देख लो,
10 लाख पूरा हो गया कि नहीं? हाँ या ना? अब बतलाओ, इस प्रकार शत्रुघ्न सिन्हा 1 लाख वोट से जीत गए। कितने लाख वोट से? कुल वोट कितना मिला? 4 लाख। कुल कितना मिला? कुल कितना मिला? कुल वोटर कितने हैं? इसी को जरा पलट के सोचो तो, कि शत्रुघ्न सिन्हा को 4 लाख की आबादी पसंद कर रही है और 6 लाख की आबादी ना पसंद कर रही है, तो बतलाओ चुनाव जीता कि चुनाव हारा? बोल लो। 4 लाख वोट लाके आप 1 लाख के मार्जिन वोट से आप चुनाव जीत गए, माना। लेकिन इसको यूं भी तो देख सकते हो कि 4 लाख जनता ने पसंद की और 6 लाख की जनता ने ना पसंद की, तो मतलब इस कंडीशन में वो चुनाव जीता कि चुनाव हारा? हाँ या ना? राष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं चलेगा। यहां चलेगा स्पष्ट बहुमत। कौन बहुमत? स्पष्ट बहुमत शब्द का मतलब होता है कि कुल वोट जो है उसके 50% से एक अधिक होना चाहिए। कुल वोट के 50% से एक अधिक होना चाहिए। तो यारा कुल वोट कितना हुआ? 4 लाख केंद्र का, 4 लाख राज्य का, 8 लाख। तो राष्ट्रपति वही बनेगा जो 4 लाख 1 वोट लाएगा। कितना वोट? 4 लाख 1 वोट। बदलाव ये स्कोर बोर्ड पहले टंगा जाएगा कि नहीं? पहले की बाद में? ये अजीबोगरीब राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस है कि नहीं, जहां एकदम मैच फिक्सिंग टाइप पर फिक्स होगा कि इतना वोट लाओगे तो राष्ट्रपति बन पाओगे। बात समझ में आया? तो बतलाओ इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में राष्ट्रपति बनने के लिए कुल वोट का 50% से एक अधिक लाना है, तो सब कुछ पहले ही निर्धारित हो जाएगा। हाँ या ना? ये था समानुपातिक पद्धति, और इसको कहा गया समानुपातिक पद्धति, और यही बतलाए स्पष्ट बहुमत। अब बतलाओ, अब होगा उसका चुनाव, और इसी चुनाव में सहारा लिया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति का। पूछोगे मास्टर से तो बोलेगा चुनने का एक प्रोसेस है। यारा ये प्रोसेस नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ध्यान रखना, अगर 5 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के चुनाव में तो तुम 5 को वोट दोगे। हाँ, अगर 4 उम्मीदवार हैं तो 4 को वोट दोगे। ये प्रोसेस क्या है और क्या कहता है ये प्रोसेस, इसकी चर्चा करेंगे कल। तो ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। अब मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर, टाइगर्स कंपटीशन पॉइंट पटना से। वक्त की अपनी महिमा होती है और उस वक्त को संजोए रखिए, क्योंकि वक्त आएगा, वक्त जाएगा, वक्त आएगा, वक्त जाएगा। ये लम्हा बेहद कीमती है, बेवक्त यही काम आएगा।